ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर पे हम हमारी यूनिट को आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट की थी नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक। ओके तो देखिए नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक में मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट पे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक होते क्या है, एग्जांपल्स मैंने आपको डिस्कस कराया बेसिस में। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक बेसिकली डिफर करता है आपके इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक से। ओके उसके बाद हम पहुंचे थे, हमने हमारे मेन पॉइंट पे जो हमने डिस्कस करना था वो था आपका फिनोमेनोलॉजिकल लॉज। तो मैंने आपको चार टाइप की इक्वेशन को डिराइव करना सिखाया था फ्लक्स और ग्रेडियंट की हेल्प से, और उन चार इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारे चार लॉज बनते थे, जिनको कंबाइंडली हम लोग फिनोमेनोलॉजिकल लॉज बोलते थे, जो चीज हमने कहा डिस्कस की लेक्चर नंबर फर्स्ट पे। ओके नाउ आज आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर नंबर सेकंड पे। आज के सेकंड लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ ओपन सिस्टम बोला गया है। तो हमने क्या कर रखा है, सेकंड लॉ को तो हम डिस्कस करेंगे फॉर अ ओपन सिस्टम, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जीरोथ और फर्स्ट लॉ भी ऐड की, जो कि काफी छोटे छोटे से, तो वो आपके सेकंड लॉ से पहले आते हैं, इसलिए मैंने जस्ट बेसिक के लिए यहाँ पर को ऐड कर दिए। ठीक है तो छोटा सा लेक्चर है, बिल्कुल लेंथी नहीं रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके तो फर्स्टली बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आई थिंक ये आपको पहले से नोन भी होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको क्या बोलता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकेगा। ये बोल रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये स्टेट करता है कि अगर सपोज आपके पास दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ओके, और इन दोनों बॉडी का क्या है, टेम्परेचर अलग है। इसका टेम्परेचर हो गया टेम्परेचर ए या फिर टेम्परेचर 1 कर दो, और इसका टेम्परेचर हो गया टेम्परेचर बी। इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ओके लेकिन अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गए, एक दूसरे के साथ ये कंबाइन कर गई, तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर को अटेन कर लेंगे। यही चीज कौन बोलता था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको बताता है। ठीक है तो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये बोल रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट इफ ए टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, हैविंग अ डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर है, और when they come in a contact with each other, they both attain the same temperature। और जब ये क्या है एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो कांटेक्ट में आने के बाद इन दोनों का टेम्परेचर डिफर नहीं रहता, ये दोनों क्या है सेम ही टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन सच ए सिस्टम मास वुडंट बी गेट एक्सचेंज बट द एनर्जी इज एक्सचेंज। तो हमको पता है अगर हमारा क्या है, दो बॉडी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, तो ये दोनों अपने मास को तो एक्सचेंज नहीं करेंगी। यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जिस वजह से क्या है थर्मल एनर्जी के एक्सचेंज होने की वजह से इन दोनों ने कंबाइनली क्या है, अब जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, इन्होंने क्या है सेम टेम्परेचर को अटेन कर लिया, इनकी मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है मास वुडंट बी चेंज। ठीक है चेंज में कहाँ आएगा, आपकी थर्मल एनर्जी में चेंज आएगा, जिस वजह से ये दोनों क्या है सेम टेम्परेचर को अटेन कर लेंगे। ओके अगला क्या बोल रहा है ना, थर्मामीटर जो होता है ना वो आपके जीरोथ लॉ पे बेस्ड होता है। क्यों होता है, देखो ना थर्मामीटर का भी तो सेम चीज है, पहले आपकी थर्मामीटर का और जो बॉडी होती है उन दोनों का टेम्परेचर डिफर होता है। ठीक है लेकिन वो जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर में शो हो जाता है, जिस वजह से दोनों क्या है सेम टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो आपका थर्मामीटर है वो भी आपका क्या है जीरोथ लॉ पे बेस्ड रहता है। तो ये छोटा सा था आपका जीरोथ लॉ, कुछ नहीं करना है, इतनी चीज आपने माइंड पर रखनी है। ओके तो ये था जीरोथ लॉ। अब आगे बात करते हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि आपका काफी आसान है। सुनिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको क्या बोल रहा है। ठीक है तो ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो आपकी क्या होगी, हमेशा कंजर्व होगी, ना कि ना वो कभी बनेगी, ना वो क्रिएट होगी, ना वो डिस्ट्रॉय होगी, वो हमेशा क्या होगी, कंजर्व होगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है तो यहाँ पर लिखा है देयरफॉर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इतनी चीज हुई। अब आगे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है this law state that if a system absorb heat from the surrounding, internal energy of a system increases। अब ये लॉ आपको आगे को क्या बता रहा है, इसने एक चीज तो इतना बोल दिया कि किसी भी सिस्टम में क्या है एनर्जी जो है आपकी वो कंजर्व रहती है, वो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बट ना कभी क्रिएट होगी ना कभी डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है देन उसके बाद आगे ये बोल रहा है कि हमारे पास सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है, और इसने क्या है बाहर से कोई हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया हुआ है। ठीक है तो ये बोल रहा है कोई सिस्टम अगर को बाहर से क्या है सराउंडिंग से कोई हीट को क्या है एब्जॉर्ब करेगा, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, जिसे आप उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज भी पर्टिकुलरली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके अगला क्या बोल रहा है, दिस राइज इन एन इंटरनल एनर्जी, और ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है ना,
इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है कैन बी गिव बैक टू ए सराउंडिंग इन अ फॉर्म ऑफ वर्क। और अगर ये इंटरनल एनर्जी जो आपकी इंटरनल, जैसे हमने बोला ना, ये सपोज आपके पास क्या एक सिस्टम है, इस सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग से कुछ अमाउंट की हीट ली, थर्मल एनर्जी लिया, कुछ बाहर से हीट लिया, और हीट लेने के बाद क्या हुआ, या ये आपका पूरा सराउंडिंग हो गया, ये आपका सिस्टम हो गया। इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, यू की जो वैल्यू है, उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है अब अंदर जो इंक्रीमेंट आया है, अगर आप उसे वापस से गो बैक कराएंगे, मतलब उसे वापस से सराउंडिंग की ओर भेजोगे, तो वो क्या जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में बाहर जाएगी, वर्क के फॉर्म में बाहर जाएगी। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, Q अमाउंट की आपके पास हीट थी, Q अमाउंट की आपने क्या किया, हीट को ऑब्जॉर्व किया आपके सिस्टम ने, और जैसे ही उसने Q अमाउंट की हीट को ऑब्जॉर्व किया तो उस सिस्टम में क्या है, डेल्टा यू अमाउंट का क्या है, चेंज है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। और चेंज आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। प्लस डब्ल्यू, यानी कि जब आपकी इंटरनल एनर्जी को वापस से आप क्या सिस्टम से सराउंडिंग की ओर भेजोगे, अपनी हीट को क्या है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर भेजोगे, तो यहाँ पे जो मतलब सराउंडिंग की ओर जब वो एनर्जी जाएगी तो वो वर्क के फॉर्म में जाएगी, तो प्लस हमने क्या ऐड किया, वर्क, यानी कि डब्ल्यू। ओके, तो ये इक्वेशन हमको यहाँ पर को ऑब्टेन होती है फॉर अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, क्यू आपको बताइए, क्यू होता है आपका हीट ऑब्जर्व, कितनी हीट आपने ऑब्जर्व की, आपने नहीं सिस्टम ने ऑब्जर्व की। डेल्टा यू यानी कि आपके सिस्टम में कितना अमाउंट की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, और डब्ल्यू यानी कि कितना वर्क डन वहां पर ऑब्जर्व हुआ। इतनी चीज आई, तो एक इक्वेशन पहले आपकी ये बनती है। ठीक है, अब देखो ना, इसको ही हम थोड़ा एंट्रोपी के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि आपका जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो आपको एंट्रोपी की बात करता है। तो सुनिएगा अब ये क्या बोल रहा है। अब देखो ना, ये चीज भी हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर मैं आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताऊं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमारा वर्क डन है। अब हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पी डेल्टा वी। ये चीज हमको पता है, वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू की प्लेस में इस पी डेल्टा वी को पुट कर सकते हैं। तो जैसे पुट करेंगे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी जो आपका Q है, यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका Q है ये किसके इक्वल आया, डेल्टा U आपका एज इट इज है, प्लस W की प्लेस में आपने क्या कर दिया, P डेल्टा V को पुट कर दिया। तो हमारी एक इक्वेशन अब यहाँ पे हमको ऐसे ऑब्टेन हुई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है ना, सुनिए, अब ये बोल रहा है कि सपोज हम ऐसा सोचते हैं, ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसमें जिसमें ये सारी प्रोसेस चल रही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ जो प्रेशर है उसको हम क्या ले रहे हैं, सिस्टम के लिए कांस्टेंट ले रहे हैं। यानी कि हमने बोला कि सिस्टम के लिए, आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये, इसके लिए जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो हम ये जो P है इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये जो P है वो कांस्टेंट है, तो हम पूरी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, जो हीट है, हीट में जो चेंज आया उसके बेस में लिखा P, यानी कि हमने जो चेंज देखा है वो एट अ कांस्टेंट प्रेशर लिया है, तो बेस पे हमने क्या पुट कर दिया, P पुट कर दिया। ओके, इक्वल टू, अब आपका डेल्टा U मतलब क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U को मैं U2 माइनस U1 भी तो कर सकती हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो बाद में आई, और जो सॉरी जो हाँ बाद में आई और जो पहले थी उसमें कितना ज्यादा आपका डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ऐसा भी बोल सकते हो। प्लस P आपका कांस्टेंट है, ये आपने P बाहर लिया, और ये आपका क्या हो गया, डेल्टा V को आप V2 माइनस V1 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने क्या किया, जो आपकी वन वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर दिया, टू वाली टर्म्स को एक साइड कर दिया। तो आप देखो QP आपका है, यानी कि चेंज इन हीट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो एट अ कांस्टेंट प्रेशर देख रहे हैं, तो QP इज इक्वल टू क्या हुआ, UT यहाँ से आया आपका, U2 आपका यहाँ से आया, और U2 के साथ आपने क्या लिया, यहाँ से जो सेकंड वाला जो टर्म है यानी कि P, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, PV2। तो आपने यहाँ पर को क्या कर दिया, माइनस PV2, यानी कि 2 2 को एक साथ ले लिया, 1 1 को एक साथ ले लिया। तो ये तो समझ गए ना। अब यहाँ पर को क्या होगा, प्लस U1 के साथ आपका क्या हो जाएगा, प्लस PV1। इतनी चीज क्लियर है। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की यहाँ पे ऑब्टेन होगी जब आपने एट अ कांस्टेंट प्रेशर की बात की फॉर अ गिवन सिस्टम। इतनी चीज आई। अब ये बोल रहे हैं इन अबव इक्वेशन, ये जो हमारी अबव इक्वेशन है इसमें जो हमारा U है वो हमें क्या डिनोट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी डिनोट कर रहा है, ये हमें पता है। P मतलब हमारा प्रेशर है जो कि कांस्टेंट हमने लिया, और V हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। अब ये बोल रहा है ऑल द थ्री क्वांटिटी, जो हमारी ये U P and V है, ये एक टाइप का स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस मतलब क्या हुए, स्टेट फंक्शन वो हुए जो आपकी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है। इतनी चीज आई। अब नाउ आगे बढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, इतनी आपने थर्ड इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन जब आपने W की वैल्यू रखी,
सो सॉरी, थर्ड सेकंड इक्वेशन जब आपने W की वैल्यू पुट करी, P W इज इक्वल टू P डेल्टा V, और थर्ड इक्वेशन आपकी तब आती है जब आप प्रेशर को एज अ कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसी को आगे एक्सटेंड करना है। अब आप क्या बोलेंगे, देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है द क्वांटिटी U प्लस PV इज इक्वल टू H। देखो अब यहाँ पर बात आई एंट्रोपी की, ठीक है। तो एंट्रोपी यानी कि जो आपको H से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है ये किसके इक्वल होता है, U प्लस PV होता है। H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। अब देखो ना, अब आपको एक चीज देखने को मिल रही है, U प्लस PV, हमने ये चीज ऊपर भी तो देखी थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, अगर मैं इसे U2 U1 ना बोलूं तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, देखो ये इक्वल हो जाता है U माइनस पीवी के, और ये इक्वल हो जाता है U प्लस पीवी के। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो इसी के करस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा है, U प्लस पीवी U माइनस पीवी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो सकती है, H के इक्वल, या फिर चेंज इन डेल्टा H के इक्वल हो सकती है कि H में यानी कि एंट्रोपी में कितना चेंज आया। ओके, तो यहाँ पे वही चीज बोल रखा था, क्वांटिटी जो आपकी H होती है ये किसके इक्वल होती है, U प्लस पीवी के इक्वल होती है। और अगर हम लोग चेंज इन एंट्रोपी विल बी, अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो ये बोल रहे जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होती है किसके इक्वल होती है, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व एट अ कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पे कितने अमाउंट की हीट ऑब्जॉर्व हुई है। तो वही चीज बोल रहा है, देखो चेंज इन एंट्रोपी मैंने लिखा यहाँ पर को, देखो ये है H2 माइनस H1 मतलब डेल्टा H, ये आपकी चेंज इन एंट्रोपी होगी। ये किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन एंट्रोपी विल बी गिवन एज अ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व यानी कि Q की बात कर रहा है, एट अ कांस्टेंट बोल रहा है, Q के नीचे हम लोग क्या लगा देंगे, P। तो यही तो है आपका QP, समझ में आया। तो हमने क्या किया, QP इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं डेल्टा H या फिर H2 माइनस H1, ठीक है। तो उसी चीज को नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 लिखा है, यहाँ पर आपने QP इज इक्वल टू डेल्टा H लिखा है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वेयर H इज अ हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जो आपका H है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके सिस्टम ने कितनी हीट ऑब्जॉर्ब की एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना, हमारा सिंपल सा ऐसा फंडा था कि हमने बात की एंट्रोपी की, हमने बोला एंट्रोपी की बात की, और हमने बोला एंट्रोपी H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, U इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू H, यानी कि H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। तो मैंने बोला ये एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको इसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, चेंज इन Q यानी कि हीट में कितना चेंज है उसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज की बात ना करूं तो मैं इसको सिंपली ऐसा लिख सकती हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व यानी कि Q अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, U माइनस पीवी और U प्लस पीवी, यही चीज तो आ रही है। और देखो ये फॉर्मूला आपका एंट्रोपी के सिमिलर बैठ रहा है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं, अभी तो हमने चेंज की बात नहीं की, सिंपल एंट्रोपी की बात की, लेकिन अगर मैं चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं तो हमने बोला चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने यहाँ पर को क्या लिखा, QP यानी कि अमाउंट ऑफ हीट, क्या हुआ हीट, क्या हुआ Q हुआ, एट अ कांस्टेंट प्रेशर यानी कि P हुआ, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल्टा H के इक्वल होगा, यानी कि QP इज इक्वल टू डेल्टा H आपको ऑब्टेन हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपकी H है ना, ये आपका H है, ये आपको क्या बता रहा है, क्योंकि ये आपकी हीट के इक्वल है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी एंट्रोपी है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये है आपके ही अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व, कितनी अमाउंट की आपने हीट ऑब्जॉर्व की एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है कि आपकी जो एंट्रोपी है वो किसके इक्वल है, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व एट अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों रिलेट करके बता दी, ठीक है। तो ये चीज आपको कौन बताती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताती है। और हमने लास्टली किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को मैं आपकी अमाउंट ऑफ हीट को किसके साथ रिलेट किया, एंट्रोपी के साथ रिलेट किया। हमने बोला एंट्रोपी जो है वो इक्वल होती है कितनी हीट ऑब्जॉर्व हुई एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब तो देखिए, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, ठीक है। तो काफी आसान है, छोटा सा है, सुनिएगा। ये बोल रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो ये आपको क्या बताता है, एंट्रोपी प्रोडक्शन के बारे में बताता है फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो हम नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश नहीं हो रहा तो वहां पर जो रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो हमको अभी हमने क्या पढ़ना है कि कैसे किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन में एंट्रोपी प्रोडक्शन क्या होता है, एंट्रोपी का कितना प्रोडक्शन होता है, वो चीज हमने यहाँ पर को डिस्कस करनी है। ओके, बट इरिवर्सिबल से पहले हम लोग यहाँ पर रिवर्सिबल भी डिस्कस करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे, उसमें एंट्रोपी प्रोडक्शन क्या रहता है, ठीक है। अब सुनिएगा, पहले मैं अगर आपको थ्योरी के साथ लेके चलूं कि आपने एग्जाम में लिखना क्या, अगर आपसे ये चीज पूछा गया तो आप लिखेंगे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ना, ये आपकी पूरी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक का सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट लॉ कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्रॉम विच द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिराइव। तो इसकी वजह से क्या है, आप स्पॉन्टिनिटी एंड इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं फॉर अ गिवन सिस्टम, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब ये लॉ के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली होता क्या है, ये बोल रहा है फ्रॉम दिस लॉ, देखो अभी मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रही हूँ, देन इरिवर्सिबल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है फ्रॉम दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, इट कैन बी डिडक्टेड दैट एट इक्विलिब्रियम, ये आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है फॉर द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रीचेज एट द, तो देखो अब ये लॉ आपको पर्टिकुलरली बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है देखो पहले हम रिवर्सिबल की बात करेंगे देन इरिवर्सिबल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है फ्रॉम दिस लॉ इट कैन बी डिडक्टेड दैट एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम रीचेस मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि सपोज आपके पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश कर रहा है, तो उस केस में जो आपकी उसकी एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी वो कहाँ रीच करेगी, मैक्सिमम रीच करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या है बाई इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इट मींस हम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगा। एंट्रोपी की वैल्यू नहीं बोल सकती हूँ मैं, बोलूंगी चेंज इन एंट्रोपी, या फिर आप बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, समझ में आया। चेंज सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सिस्टम है, ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब इसके पास क्या होगा, इसको मैं अगर ऐसे से डिवाइड कर दूं छोटे छोटे पार्ट में, तो इन सारे पोर्शन की क्या होगी, अपनी एंट्रोपी की वैल्यू होगी, इसकी S1 होगी, इसकी S2 होगी, इसकी S3 होगी, इसकी S4 होगी, इसकी S5, S6, S7, क्योंकि हमको पता है एंट्रोपी आपकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि बल्क पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम टोटल एंट्रोपी निकालना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एंट्रोपी सारे सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम में जितने कंपोनेंट हैं सबकी एंट्रोपी को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ एंट्रोपी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा है समीशन ऑफ DSI यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, अगर हम इसको सबको सम कर दें या फिर आप बोल सकते हैं DS1 DS2 इन सबको सम कर दें तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। लेकिन अगर हम लोग यही चीज रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये बोल रहा है फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज मूविंग टुवर्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ एंट्रोपी बिकम ग्रेटर देन जीरो। तो फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शन जो एंट्रोपी होती है वो आपका सम ऑफ एंट्रोपी अगर मैं बोलूं तो ये किसके इक्वल होती है, इक्वल नहीं होती, ये क्या होती है, जीरो से ज्यादा होती है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो से ज्यादा आती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है समेशन DSI इज ग्रेटर देन जीरो फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, और यही चीज आपको कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एंट्रोपी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन स्टेडी स्टेट कंडीशन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक अ प्रेशर कंपोजिशन रिमेन सेम विद द टाइम बट द डिसिपेटिव प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली टू चेंज इन एन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप SSC की बात करें यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रहती है आपके सिस्टम की, जैसे प्रेशर हो गया, उसका कंपोजिशन हो गया, ये क्या हो जाता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है विथ टाइम, ओके। लेकिन देखो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन वो कंडीशन होती है, वो पॉइंट होता है जहां पे आपके फ्लक्स की वैल्यू नॉन जीरो होती है और साथ ही साथ ग्रेडियंट की वैल्यू भी आपका नॉन जीरो होती है। मैंने फ्लक्स और ग्रेडियंट बताया था, तो फ्लक्स मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफरिंग क्वांटिटी है, और ग्रेडियंट मतलब उस क्वांटिटी को ट्रांसफर करने के लिए जो आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो उस पॉइंट को आप बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रहती है, प्रेशर, कंपोजिशन, ये क्या रहता है, सेम रहता है विद टाइम, ओके। लेकिन क्या होता है, बट डिसिपेटिव प्रोसेस क्या होती है, मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दे रही हूँ डिसिपेटिव प्रोसेस का, फ्लो ऑफ हीट, इसके अलावा और सारी होती है, अभी जस्ट इतना सोचो फ्लो ऑफ हीट क्या है, एक टाइप की डिसिपेटिव प्रोसेस है। तो ये बोल रहा है लेकिन उस सिस्टम के लिए एट ए स्टेडी स्टेट कंडीशन जो डिसिपेटिव प्रोसेस होगी, जैसे फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअसली चेंज करेगा इन अ सिस्टम, ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो अब आपको ये दो इक्वेशन और दिखाई हुई है। अगर हम लोग क्या है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की बात करें कि एंट्रोपी पे हमने थोड़ा सा इनफाइनाइटली स्मॉल क्या किया है, चेंज किया है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन आएगी। तो ये बोल रहा है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी की इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को हम कैसे लिखेंगे कि ds इज इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन
जो अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं एंट्रोपी पे, तो वो किसके इक्वल होगा, ds यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ओके, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। अगर सेम चीज को मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाती है, ds इज ग्रेटर देन dq डिवाइडेड बाय t, यानी कि यहाँ पर क्या आता है, ds यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इक्वल नहीं होता है चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के इक्वल नहीं होता है फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको किसने बताई थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने। बस आपने इतनी चीजें यहाँ पर को एक्सप्लेन करी है इन अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इतनी चीज आए, क्योंकि ये एंट्रोपी प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि एंट्रोपी में कितना प्रोडक्शन होगा फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, हमने दोनों के यहाँ पर को रिस्पेक्ट में बात कर ली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को डिस्कस किया। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। मैं आप इसको जो मटेरियल है इसको इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जाके ले लीजिएगा। तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।